एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रामा टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, लिटरेरी टर्म्स। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तभी भी मैंने ये वीडियोस डाल दी थी, सेपरेटेड वीडियोस, यूनिट 1 यूनिट 2 करके मैंने सेपरेटेड वीडियोस, फुल वीडियोस डाली थी, जिनको आपने शायद अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपने देखी हुई है तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने जो है फुल सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है इंग्लिश का। कुछ पॉइंट्स होंगे जो बचे होंगे जिनको हम रिवीजन क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपकी जो लिटरेरी टर्म्स हैं, ड्रामा टाइप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, किंग लेयर की, आर्म्स एंड द मैन और सी स्टूप्स, मर्डर इन द कैथयार्ड, अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, द प्राइस, ये सब जो है मैंने फुल कंप्लीट करा दिया है आपका। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक फुल रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने ड्रामा टाइप्स रिवाइज़ किया, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा रिवाइज़ किया, लिटरेरी टर्म्स रिवाइज़ जो हैं रिवाइज़ किए, और सारे जो हैं हमने पोएम्स रिवाइज़ कर ली। मतलब पोएम नहीं, प्ले, ये प्ले हैं जो हमने प्ले सारे रिवाइज़ कर लिए, है ना। मतलब अब हमने सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक एग्ज़ाम अच्छा दे पाते हैं। तो सिलेबस कवर करने के बाद अब हम जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, और जितने भी रिवीजन क्लासेस होंगी उनको मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे बड़ी टेंशन तो थी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो कि हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 10 मिलाकर ही आपका टोटल है, तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं था, इसलिए आपका सेपरेटेड वीडियोस में भी ये कवर हो चुका है। कंप्लीट फुल सिलेबस आपको कवर हो चुका है, आप मेरे चैनल पे वीडियोस में देख सकते हैं जाकर। अब हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास में क्या होगा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको फुल रिवाइज करेंगे। हमने अभी तक तो सिलेबस में मेन पॉइंट्स जो हैं सारे कवर किए हैं, और अब हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते टाइम हम अभी हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो हमने या तो स्किप कर दिए या फिर मिस कर दिए, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ पीरियड टाइम के लिए। तो अब हम सारा रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिक्वेंसली स्टार्ट करते हैं, और सिक्वेंसली जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा निकल कर आता है जो हमारा ड्रामा ऑफ टाइप्स है ना। तो ड्रामा ऑफ टाइप्स जो है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या आना है, हमारा ट्रेजेडी आना है, कॉमेडी आना है, ट्रैगी कॉमेडी आना है, इसमें हमारा एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा आना है। तो ये सब जो है हमारे ड्रामा टाइप्स के अंदर आते हैं। इसमें हमारा ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी आता है, ठीक है, पोएटिक ड्रामा आता है हमारा। तो ये जो है हमारे क्लोसेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, क्लोसेट ड्रामा आएगा और प्रॉब्लम प्ले आ जाएगा हमारा। और इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड आता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। ये क्या है, 9 ड्रामा टाइप्स, ड्रामा के 9 टाइप हैं इसमें जो हमें कवर करने हैं। तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। मैंने एक फ़ाइल में इनको लिख लिया है, जिसको हम एक पैराग्राफ टाइप में इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आखिर है क्या, ठीक है। एक फास्ट रिवीजन क्लास चलेंगी अभी हमारी। तो उसमें क्या होगा, कुछ भी चीज़ें अगर छूट गई हैं तो उनको मतलब एक जब पढ़ने के बाद एक रिवीजन ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवाइज़ करने के बाद हम काफ़ी लंबे टाइम तक हम उनको अच्छे से याद कर रख सकते हैं। तो 31 को मई को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बीए थर्ड सेमेस्टर वालों का। और ये जो है ये वीडियो केवल बीए थर्ड सेमेस्टर या फिर बीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उस हर स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो ड्रामा टाइप्स को, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी मतलब जो भी इंग्लिश पढ़ रहा है, जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आता है। और ड्रामा टाइप्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, और विलियम शेक्सपियर और जेबी शाह, गोल्ड स्मिथ, टीएस एलिट, टेनिसन विलियम्स, आर्थर मिलर, तो इनके जो प्लेज हैं वो तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन, बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी छोटी से लेके बड़ी तक की क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका ये स्टैंडर्ड क्लासेस में भी आता है, आपका अदर क्लासेस में भी आता है। ये जो है आपको हर क्लासेस में देखने के लिए मिलता है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी में हो। मतलब जो अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको इनमें से एक ना एक प्ले मिलता ही है। और आप 9th से 10th, 11th, 12th, 6th, 5th और 5th नहीं तो 6th से लेके 12th तक तो आपका ये प्ले भी मिल जाते हैं आपको।
एक एज अ स्टोरी टाइप में। तो इनकी जो समरी है आपको ये बहुत हेल्प करेगी आपको पूरी स्टोरी को समझने के लिए और हर स्टोरी से रिलेटेड हर क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से देने के लिए। देखो, हर चीज़ों को रटना ज़रूरी नहीं होता है और ना ही हम हर चीज़ों को रट सकते हैं, और रटना एक अच्छी आदत भी नहीं मानी जाती है ना। तो अगर हम चीज़ों को समझकर और अपने तरीके से आंसर करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए ये भी एक जो है बहुत अच्छा वे है, टीचर को कैसे इफेक्टेड किया जा सकता है, फिर अट्रैक्टेड किया जा सकता है अपने मार्क्स को हाईएक्स करने के लिए। तो उसमें जो है अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ड्रामा टाइप्स। ड्रामा टाइप्स में क्या है, ड्रामा टाइप्स में जो है आपको उसमें करना है कि ट्रेजेडी क्या है और ट्रेजेडी के टाइप्स क्या क्या हैं, उसको कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये जो है हमारा ड्रामा टाइप्स में आता है। फर्स्ट में हमारा जो देखा जाता है वो है ड्रामा टाइप्स। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर की ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो है खुद में ही एक दुखद वाली, मतलब इसकी जो एंडिंग होती है वो दुख में होती है। ये जो है एक दुखद वाले पॉइंट में आता है। दुखद मतलब इसमें जो है दुख भरी गाथाओं का वर्णन होता है ट्रेजेडी। जब हम बात करते हैं ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी के साथ साथ इसके टाइप्स के, मतलब टाइप्स में क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है। जब ड्रामा टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट में आता है हमारा ट्रेजेडी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेते हैं पहले। यस, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी में क्या है, इसकी डेफिनेशन आने वाली है। पहले ट्रेजेडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, इसमें कह रहे हैं ये सेकंड, ट्रेजेडी जो है एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एक्शन विच इज़ सीरियस कंप्लीट इन इटसेल्फ। कि ये जो है ये अपनी एक जो है ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एक्शन का जो कि सीरियस कंप्लीट अपने आप में एक पूर्ण है, ऑफ अ सर्टेन लेंथ, एंड इट इज़ explained and made beautiful in different parts of the play. It is acted, not narrated, and by excited pity and fear, it gives a healthy relief to such emotions. तो ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इसको डिफाइन किया है, ये इसकी डेफिनेशन किसने दी है, एरिस्टोटल ने। जी हाँ, जो एरिस्टोटल है वो इनको डिफाइन करते हुए कहते हैं, एरिस्टोटल इनको कहते हैं अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेजेडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो उसमें इजी लैंग्वेज में बोला गया है कि द टर्म ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया। कि ट्रेजेडी जो है, एक सेकेंड, ये ट्रेजेडी जो है ग्रीक वर्ड से ली गई है। ग्रीक जो है, ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है, और कौन सा वर्ड है वो है ट्रेगोडिया। ये फुल कैपिटल में है वैसे। ट्रेगोडिया नाम का एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ गॉड सॉन्ग। ठीक, अ गॉड सॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेजेडी इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ चोरल सॉन्ग। इट डेवलप ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम इट्स सॉन्ग फॉर्म टू अ ड्रामेटिक फॉर्म। इट्स अ फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो ये सच बात है कि ये जो है एक फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा है। एंड जनरली इट्स, अगर हम जनरली देखें तो इट्स अ प्ले एंडिंग विद सैड नोट ऑफ सोरो। कि ये जो है एक सैड नोट ऑफ सोरो है, इसके जो प्ले की एंडिंग होती है वो दुख में होती है। मतलब हमने अगर बहुत सारी कुछ हम ऐसे प्ले देखे हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज देखी होती हैं जिनकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी ना होके क्या होती है, सैड होती है। तो वो आते हैं हमारी ट्रेजेडी के अंदर, मतलब जिसमें जो है एंडिंग जो हो वो किस स्टोरी की या प्ले की या ड्रामा की एंडिंग जो हो वो सैड हो, तो उसको कहते हैं हम ट्रेजेडी। ये कह रहे हैं डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। कि ये जो है जीवन के अंधकारमय वाले उसको दर्शाता है या फिर उसे डील करता है। मतलब हर प्रकार से जहाँ पर दुख का वर्णन हो तो वो जो है वो ड्रामा जो है वो ट्रेजेडी के अंदर आता है। बट दिस इज़ नॉट इनफ टू कॉल अ प्ले ट्रेजेडी। लेकिन ये इनफ नहीं है एक प्ले को ट्रेजेडी कहने के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, ट्रेजेडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन of an action which is series complete in itself and of a certain length. It's expressed and made beautiful in different parts of the play. It is acted, not narrated, by
एक्साइटिंग, पिटी एंड फियर, इट गिव्स अ हेल्थ रिलीफ टू सच इमोशंस। तो ये जो हैं ये बहुत इजी लैंग्वेज में एरिस्टोटल जो हैं वो उसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि ये जो हमारी ट्रेजेडी है, जो हमारी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का एक कार्य जो अपने आप में गंभीर और पूर्ण हो, मतलब जिसकी एक निश्चित एक सर्टेन लिमिट हो, वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रेजेडी। इसमें जो एंड होता है वो दुख के साथ होता है। ये जो नाटक के विभिन्न भागों को व्यक्त किया जाता है, इसको सुंदर बना लिया गया हो। मतलब ट्रेजेडी में क्या होता है, दुख भरी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से क्या वो प्रेजेंट करते हैं। इसको कार्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि सुनाया जाता है। इसको एक्शन मतलब जैसे कुछ प्ले होते हैं जिनको हम केवल वॉइसली बोला जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन इसको जो है एक्शन के थ्रू इसको बताया जाता है कि भाई इसमें क्या मतलब जो भी कार्य होता है वो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रेजेडी मतलब टोटली इसमें सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ट्रेजेडी जो है वो उस नाटक को कहा जाता है या फिर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा टाइप्स को कहा जाता है, उस चीज़ को कि इसमें दुख भरी चीज़ों को एक्शन करके दिखाया जाए, दर्शाया जाए और उसकी एंडिंग बहुत दुख भरी हो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेजेडी होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है और उसका यही कारण है कि आपको चाहे कितनी कम चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि पूरी यूनिट आपको एक वीडियो में समझ आ जाए, नहीं, चाहे आपको 10 में से, ज़रूरी नहीं कि एक ही वीडियो में 10 चीज़ें कवर करो, चाहे 5 चीज़ें कवर करो, लेकिन वो चीज़ें ऐसे होनी चाहिए कि आपको फिर दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, मेरा मोटिव तो ये रहता है कि मैं खुद इम्प्रूवमेंट अपने आप में भी करूं और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सिखाऊं। जितना मुझे आता है उतना तो मैं सिखा ही सकती हूँ ना। तो देखो, सीखना और सिखाना ये जो एक ऐसी प्रोसेस होता है, और लर्निंग तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पूरे लाइफ पीरियड चलता ही रहता है। जब तक हम छोटे से लेके बड़े होने तक हम सीखते रहते हैं। कुछ चीज़ें हम बड़ों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम छोटों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपने साथियों से सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी होती है जो हमेशा चलती रहती है, जैसे हमारी सांसें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम हर पॉइंट्स में या फिर हर चीज़ों में, हर सब्जेक्ट में हमेशा परफेक्ट ही रहें। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत इश्यूज़ रहते हैं और उनमें हमें इम्प्रूवमेंट की करनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा एफर्ट करना चाहिए। तो बात है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी, जो कि मैंने इसमें नहीं दिया है और मैं ये अलग से करा रही हूँ बिकॉज ऑफ अ ह्यूज रीज़न, दैट इज़ कि अगर एग्ज़ाम में आता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी, है ना, तो उसको हम आराम से कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी में क्या होता है, एक सेकंड रुको, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ। पहले ब्लैक ले लेती हूँ ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी को दो तरीक़ों से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो वो दो तरीके क्या हैं, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ मैटर और थीम। या तो हम ट्रेजेडी को क्लासीफाई करते हैं मैटर या फिर थीम के बेस पर, या फिर इसको कर सकते हैं वर्गीकृत स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये दो ट्रेजेडी जो है इसको दो प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मैटर और थीम, और दूसरा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ट्रेजेडी को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो थीम के ऊपर कर सकते हैं इसको, एक सेकेंड, एक तो कर सकते हैं हम इसको थीम के ऊपर, है ना, और एक कर सकते हैं हम इसको स्ट्रक्चर। हाँ जी हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पर इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासीफाई करने पर ये ट्रेजेडी दो प्रकार का होता है, और अगर हम इसको मैटर या फिर थीम के बेस पर क्लासीफाई करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं हम। जो हमारा होता है, सेकेंड, तो ट्रेजेडी को है जब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी। तो इसमें जो है रोमांटिक में तो रोमांटिक वाली बात चीज़ें आती हैं, जहाँ पर बिलव वगैरह की बातें आती हैं, तो वो होता है हमारा तो ये आ जाता है हमारा रोमांटिक ट्रेजेडी में। और जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है उसमें जो है हमारे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के अंतर्गत जितनी भी इसमें क्या होगा,
इसमें क्लासिकल चीज़ें, इसमें दया भय की भावना होगी, नायक के कार्य में विसंगति होगी, मतलब इसमें जो है फुल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा दिया जाएगा। इसमें 3 यूनिट्स, इसमें जो है क्लासिकल में 3 यूनिट्स दी जाती हैं। टाइम दिया जाता है, इसमें दिया जाएगा आपको प्लेस की यूनिटी दी जाएगी, और इसमें जो है आपको एक्शन की भी यूनिटी दी जाती है क्लासिकल ट्रेजेडी में। तो ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 2 प्रकार की ट्रेजेडी हुई, क्लासिकल और रोमांटिक। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेजेडी को ऑन द बेसिस ऑफ थीम या फिर मैटर, तो ट्रेजेडी जो है 3 प्रकार की होगी। और वो कौन कौन से प्रकार होंगे इसके? सबसे फर्स्ट होगा इसका जो हमारा फर्स्ट वो होगा हीरोइक। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मेन कैरेक्टर को इसमें बेस्ट रोल दिया जाता है, और सेकंड क्या होगी हमारी हॉरर ट्रेजेडी। और थर्ड क्या हो, थर्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड क्या होगी डोमेस्टिक। ठीक है, घरेलू मुद्दों वाली बातों पे जो होता है ट्रेजेडी। तो अगर हम ट्रेजेडी को स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं तो 2 प्रकार की ट्रेजेडी होती है, क्लासिकल और रोमांटिक। लेकिन जब हम ट्रेजेडी को थीम के बेस पर डिवाइड करेंगे या फिर क्लासीफाई करेंगे तो ट्रेजेडी 3 प्रकार की होगी, हॉरर, हीरोइक और डोमेस्टिक। ठीक है, तो ऐसा समझ रहे ट्रेजेडी आपकी क्लियर हुई। अब आता है आपका कॉमेडी। कॉमेडी जब हम बात करते हैं तो कॉमेडी बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बता सकते हैं कि कॉमेडी सबसे पहले क्या समझते हैं कॉमेडी से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो आपको हंसा सके, जो आपका मनोरंजन कर सके, तो वो आती है आपकी कॉमेडी के अंतर्गत। लेकिन इसको अगर बुक लैंग्वेज में देखा जाए, जिसको डिफाइन किया गया है, किस तरीके से बताया गया है, तो उसको समझने के लिए हमें इसकी थोड़ा सा मीनिंग देखना पड़ेगा कि कॉमेडी जो होती है, एरिस्टोटल ने ही बताया है कॉमेडी के बारे में भी, मतलब ड्रामा के जो हैं ना, एक तो उसके पिता भी कह सकते हैं, और उनके सबसे ज़्यादा मेन फेमस जो हैं ड्रामा के लिए वो हमारे एरिस्टोटल हैं। और एरिस्टोटल को आप आराम से जानते भी होंगे, जिनको अरस्तु कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि थ्रू अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर इफेक्टिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लाइक इमोशन, ये होता है कॉमेडी। मतलब इसमें क्या था, ट्रेजेडी में ट्रेजेडी का तो अंत होता था दुख के साथ, लेकिन कॉमेडी का क्या होता है, इसमें जो स्टार्टिंग भी और इसमें जो एंड भी होगा वो खुशी के साथ होता है। इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में लोगों को हंसाना, सुख प्रदान करना। तो जब इसको एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं तो देख के एक सेकेंड, तो इसमें ये बताते हैं a cathartic class was added to the define of comedy also, जो मैंने आपको पहले ही अपने आप बता दी थी ना, ये वाली लाइन, हाँ फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। थ्रू अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर इफेक्टिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ लाइक इमोशंस, ये कहता है हमारा कॉमेडी। इट इज़ कॉल्ड कॉमेडी। मतलब जो चीज़ आपको हर सिचुएशन में सुख प्रदान करती है, जो चीज़ आपको सुख प्रदान करे, आपका मनोरंजन करे। अम्यूज़मेंट आपको सुख दे, मतलब मनोरंजन करे, हर सिचुएशन में आपको मनोरंजन करती है। कॉमेडी एक ऐसे मतलब कहते हैं ना कि लोअर टाइप का क्या होता है, एक पात्र की नकल नहीं है। तो इसको हम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको हंसाना है, इसका उद्देश्य जो है आपको हंसाना है, तो हंसाना यहाँ पर वो उसका जो इसका वे होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो इस टाइप में होता है कि वो आपको एक हैप्पीनेस जो देगा वो एक स्ट्रक्चर लेवल में देगा, एक हाई लेवल में देगा। उसमें कोई भी तरीके का क्या नहीं झोल कहते हैं इसको, मतलब कोई भी तरीके की कमियाँ मिस्टेक्स नहीं होगी। वो आपको एक हर सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, जब आप किसी भी कॉमेडी सीन को देखते हैं तो आप चाहे किसी भी मूड में हैं, आपकी हंसी छूट जाती है, तो उसको कहते हैं हम कॉमेडी। कॉमेडी मतलब सुख प्रदान करना, सुखदायक जो भी चीज़ें होंगी, सुखदायक जो आपका एक्शन से लेकर आपका डिप्रेविव जो भी वर्ड होगा, जो भी आपका एक्टिव एक्शन होगा, और जो ड्रामा होगा, प्ले होगा, और जो आपको मनोरंजन प्रदान कर रहा है, वो आपका कॉमेडी के अंदर आएगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम सिंपल सी कि इसका कार्य क्या होता है, तो समझिए
समझ ही जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो जब हम इजी लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो द फंक्शन ऑफ कॉमेडी क्या है, इज ओनली प्रोवाइडिंग अस ओनली क्या होगा, टू अम्यूज अम्यूज। और अम्यूज का मतलब क्या होता है, सुख, मनोरंजन। सुख प्रदान करना या मनोरंजन करना, ये होता है इसका मकसद। यानी कि जो हमारा कॉमेडी है इसका मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है लोगों को, ऑडियंस को क्या करना, उनको हंसाना, उनको सुख प्रदान करना। ठीक है, तो ये आता है हमारा कॉमेडी में। अब जब बात करते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट की, जो है आपका ट्रेजिक कॉमेडी। अब ये जो है, ये जैसे आप सोच रहे होंगे कि तो सुना सुना सा लग रहा है, तो इसका ट्रेजेडी हटा लीजिए, उसका कॉमेडी अलग कर लीजिए, और जब आपको समझ आता है ट्रेजेडी का मतलब है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से है, और कॉमेडी तो कॉमेडी है ही। अब इसमें जो है एंड हो रहा है हैप्पीनेस के साथ, और इसमें क्या होता है, सैड या सोरो, दुख। तो चाहे अब जब इन दोनों का मिक्सचर होता है तो एक चीज़ निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं हमारा ट्रैगी कॉमेडी। मतलब जिस एलिमेंट में, जिस स्टोरी में दोनों चीज़ें हों, दोनों प्रकार की चीज़ें हों, दोनों प्रकार की सिचुएशंस हो, हंसी भी हो और खुश और दुख भी हो, खुशी भी हो और दुख भी हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रैजी कॉमेडी। मतलब जिस स्टोरी की स्टार्टिंग खुशी के साथ हुई और एंड दुख के साथ हुआ। समझने की बात है यहाँ पे। मतलब स्टार्टिंग तो हुई खुशी के साथ, किसी भी प्ले की स्टार्टिंग, और जो ठीक है, और एंड जो हुआ वो दुख के साथ हुआ। तो इस प्ले में दोनों सिचुएशन है, कॉमेडी भी है, ट्रेजिडी भी है, तो इसको हम ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर रखेंगे। और चाहे उल्टा हो इसका, दुख के साथ शुरुआत हुई हो, खुशी हुई हो एंडिंग के साथ, लेकिन दोनों हैं एलिमेंट, ट्रेजिडी भी आई है इसमें, कॉमेडी भी आई है, तो इन दोनों से इज टू बन जाता है हमारा ट्रैगी कॉमेडी। मतलब ट्रेजिडी, जब ट्रेजिडी और कॉमेडी मिलती है, इजिकल टू मिलकर बनता है इनसे ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, समझ आया इतना? तो ये बहुत इजी था। अब इससे नेक्स्ट में जो आता है हमारा, वो आता है हमारा एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा के अंदर क्या आता है हम देखने वाले हैं अभी। तो एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में समझें तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अभिव्यक्तिवादी नाटक। अभिव्यक्ति मतलब जिसमें हम अपने विचारों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशंस। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मतलब इसमें जो है बैड काइंड है, जॉर्ज केजर है, ये है, मतलब बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ड्रामाटिस्ट होते हैं जो अपने अपने विचारों के आधार पर क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये जो है, अब एथन मॉर्डन है, उन्होंने डिफाइन किया है, जो ये डेफिनेशन में जोन सी मैंने लिखी है यहाँ पर, ये जो भी, तो ये जो है एथन मॉर्डन ने बताई है। अब ये क्या कहते हैं, ये बहुत इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन एंड ट्रेजिक क्राफ्ट, ठीक है, एंड श्रिंक थ्रू विच द विश, फियर्स एंड ऑप्शंस ऑफ द ह्यूमन साइको, एंड नेक्स्ट पोर्शन इज मेड ऑडिबल एंड विजिबल। तो ये जो है कह रहे हैं कि जब हम इनकी बात को देखते हैं एथन मॉर्डन की, तो ये अभिव्यक्ति को बताते हैं कि रचना और रंगमंच के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं को, भय को, जुनून को सुनने के द्वारा और दृश्यमान बनाया जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्तियों को, अपने भय को, जुनून को, दर्द को, साहस को, खुशी को, मांगों को, शर्तों को,
इन सब चीज़ों को क्या करें, प्रेजेंट करें किसी भी वे के द्वारा, किसी नाटक प्ले के द्वारा। जैसे कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि बेटी को पढ़ाया जाए उनको, है ना। तो उसके लिए हमने बहुत सारे नाटक किए, नाटकों को दर्शाया, नाटकों के थ्रू हमने क्या मैसेज दिया कि उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके के आते हैं हमारे एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम किसी प्ले का सहारा लेते हैं तो उसको कहते हैं एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा। अब आता है ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में क्या आता है आपका डेफिनेशन में, इन द लास्ट सेंचुरी देयर वाज एक सेकेंड regeneration of the English and drama under the guiding spirit of romantic movement. The weakness of the new realistic drama of ideas was its lack of anything to the images and it lacked poetry in ट्रू सेंस। तो ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ मतलब विचारों वाला। ये भी जो है हमारे आइडियाज़ों से, हमारे विचारों से प्रभावित होकर उसमें प्रधानता रखता है, मतलब विचार प्रधान नाटक। इसी कारण इसको क्या कहा गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, विचार प्रधान, विचार प्रधान नाटक यानी कि ड्रामा, जिसमें हमारे विचारों की, इस नाटक में क्या होता है, जिस नाटक में हमारे विचारों की क्या हो, प्रधानता हो, तो उस नाटक को हम विचार प्रधान नाटक या ड्रामा ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। अब आता है पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा में क्या होता है, पोएटिक ड्रामा कहते हैं, पोएटिक ड्रामा इज़ नॉट मेयरली इन वर्जन। इसमें क्या है, जो पोएटिक ड्रामा जो है वो एक ऐसा ड्रामा नहीं है रिटन इन वर्ड्स, एंड इट इज़ इन फैक्ट अ ब्लेंडिंग ऑफ द पोएटिक एंड ड्रामा एलिमेंट इन अ फ्रूटफुल यूनियन। तो समझने की बात है जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा पोएटिक ड्रामा है ये एक ब्लेंडिंग है, इट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ द पोएटिक, जो पोएटिक चीज़ें हैं और जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं। मतलब जहाँ पे पोएटिक और ड्रामेटिक दोनों एलिमेंट्स का मिक्सचर हो उसको हम कहते हैं पोएटिक ड्रामा। मतलब जहाँ पे पोइट्री भी है और ड्रामा की चीज़ें भी हैं। तो जब कोई पोएम को, हमने कोई पोएम ली और उसको ड्रामा मतलब एक्शन करके हमने उसको दर्शाया, प्रदर्शित किया, तो वो हमारा आता है पोएटिक ड्रामा के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा में क्या आता है हमारा, ये देखेंगे अब हम। क्लोसेट ड्रामा की जब हम बात करते हैं, क्लोसेट ड्रामा, जी हाँ, तो क्लोसेट ड्रामा जो है वो भी एक इस तरीके का है। मतलब इसमें जो है प्राइमरी, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रीडिंग रहता है प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, रीडर्स को जो है एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें इसको हिंदी में जो है एक ऐसा नाम दिया है बड़ा अजीब सा, कोठरी। और एक कोठरी नाम क्यों दिया गया है इसको, क्लोसेट ड्रामा, क्योंकि इसमें जो है क्या है, क्लोसेट ड्रामा में इसमें इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक तरीके से पूरा एकजुट होकर इसको इकट्ठा करके इसको चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर बेस में इसको बनाया गया जाता है। ये कोठरी तरह एक स्ट्रक्चर तरह काम करता है। कैसे करता है अब हम देखेंगे इसको। तो एक क्लोसेट ड्रामा जो है इज़ अ प्ले क्रिएटेड प्राइमरी फॉर रीडिंग रेदर दैन प्रोडक्शन। और क्लोसेट ड्रामा जो है आर ट्रेडिशनली डिफाइंड इन नैरोवर टर्म्स एज बिलोंगिंग टू अ जेनरे ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग अनकंसर्न विद स्टेज टेक्निक और स्टेजबिलिटी इज नॉट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ क्लोसेट ड्रामा। हिस्ट्रिकली प्लेराइट्स माइट चूज जनरली ऑफ क्लोसेट ड्रामेटिक। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि इसमें क्या होता है कि क्लोसेट ड्रामा एक ऐसा नाटक होता है जिसे मंच पर प्रदर्शन करने का इरादा नहीं होता, लेकिन जो अकेले पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, मतलब कभी कभी छोटे समूह में। मतलब क्लोसेट ड्रामा उस ड्रामा को कहते हैं जो कि क्लोसेट ड्रामा उस ड्रामा को कहते हैं जिनको बड़ी बड़ी स्टेजों पर, जो बड़ी बड़ी स्टेज होती हैं, जिनको बड़ी बड़ी स्टेजों पर, तो जो बड़ी बड़ी स्टेज होती हैं वहाँ पर तो इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता, वहाँ पर तो इसको पब्लिश नहीं किया जाता, वहाँ पर इसको नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक्शन नहीं किया जाता वहाँ पर, लेकिन इसको छोटे से 2-3 लोगों के ग्रुप में या फिर अकेले एक ही रीडर इसको पढ़ता है,
समझता है। मतलब ये बड़े पैमाने पर काम नहीं करता है, ये इंटरनेशनल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई हमने नाटक किया तो हमने स्कूल की बड़ी बड़ी स्टेज पर दिखाया, बहुत सारी भीड़ के सामने दिखाया, नहीं, ये पूरी भीड़ के सामने प्ले नहीं किया जाता, ये जो है कुछ लोगों के सामने ही होता है। तो उसको कहते हैं हम कि कोठरी, मतलब एक छोटा सा जो कि 2-4 लोगों के बीच में चलचित्र होकर ही रह गया, मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, तो उसको कहते हैं हम क्लोसेट ड्रामा। ठीक, फिर आता है हमारा प्रॉब्लम प्ले की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी जब हम प्रॉब्लम प्ले की बात करते हैं, ये 8th है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम प्ले राइट शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बिफोर राइटिंग अ प्रॉब्लम प्ले। तो ये क्या कह रहे हैं, तो समझने की इसमें क्या बात है। तो प्रॉब्लम प्ले जो है इसको समस्या प्रधान नाटक कहते हैं, जिसमें क्या होता है, समस्या जितनी भी मतलब आपकी समस्या प्रधान नाटक जो होते हैं उनसे लिखने पहले बहुत सारी हमें क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम सीखना चाहिए। मतलब कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है, समस्या प्रधान नाटक को क्या होता है, कुछ स्थायित्व प्रदान करने चाहिए। इसके लिए कल्पना को पोषित करने के लिए तथ्य को चित्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे बुक में दिखाया गया है जिस तरीके से। तो मतलब रेयरली इसमें क्या होता है, देखो प्रॉब्लम प्ले जो है वो सिडनी गर्डनी है, उन्होंने उनके द्वारा गढ़ा मतलब निर्मित किया गया है। तो वो क्या कहते हैं, इस शब्द को जो है अर्थात उससे परिभाषा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इस वर्ड की वैसे तो, लेकिन हाँ इसको समझ सकते हैं हम कि मनुष्य की इच्छा और उसके वातावरण के बीच में द्वंद्व की नीति के प्रस्तुतिकरण। मतलब मनुष्य की इच्छा है, मानव की इच्छा और ये समाज, और इसके बीच में जो ये द्वंद्व युद्ध टाइप में जो चल रहा होता है, जो संघर्ष चल रहा होता है, स्ट्रगल चल रहा होता है, उसको कहते हैं प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, अब फिर आता है आपका लास्ट ड्रामा टाइप में आता है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे लास्ट वाला है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो है मतलब बेतुका का रंगमंच। इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो है बेतुका का रंगमंच। इसमें क्या होता है, 1950 और 60 के दशक के कुछ यूरोपीय अमेरिकन नाटकों ने क्या किया था, इसको द मिथ ऑफ सिसिफ में दर्शाया गया था। मानव स्थिति को अनिवार्य रूप से बेतुकी है, उद्देश्य से रहित है, मतलब जिसका कोई खास वो नहीं हो, मतलब खास मोटिव नहीं होता कुछ, बस ये जो है प्ले किया जा रहा है ना, ये अपने उद्देश्य को खोज रहा है, लेकिन इसका कोई मेन उद्देश्य अभी फिलहाल है नहीं। जो एक उद्देश्य खोजने और अपने भाग्य को कंट्रोल करने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से मानव जाति निराश थी। इसमें क्या था, मतलब कोई एक ऐसा प्ले जिसका कोई मेन उद्देश्य लेकर तो नहीं, जिसका पहले से कोई डिसाइड, कोई एक सर्टेन और एक मतलब हम कोई प्ले करते हैं तो उसका एक मेन मोटिव होता है, एक मैसेज होता है कि हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इससे ये चीज़ अच्छी हो, है ना। लेकिन ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड होते हैं, इनका कोई क्या होता है, कोई खास पहले से निश्चित एक एम नहीं होता है, जिस कारण ये जो है ये इनको बेतुकी कहा गया है। इनको अपने निश्चित एम के बारे में नहीं पता होता, डिसलोकेटेड होते हैं, ये कोई निश्चित नहीं होते हैं ना, तो इनको कहा जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो यहाँ तक जो है आपकी ड्रामा टाइप्स जो हैं, आपके ड्रामा टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। 9 के 9 है, और ये जो है इनमें से अगर आपको कुछ भी आता है तो आप इनको इजी लैंग्वेज में समझकर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टोरी में या फिर इनके मीनिंग समझ लेते हैं तो हमें ऐसे याद आता है कि भाई हमने इस टॉपिक के बारे में ये चीज़ सुनी थी कि ये जो है ये ऐसे था। जैसे हमने देखा कि भाई थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है, इसमें क्या था, इसका कोई मेन मोटिव नहीं होता, ये बिना मोटिव के प्ले किए जाते हैं, इनको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ रिलेट करके इनको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता रिलेटिव चीज़ें याद रहें, तो इन हर चीज़ें याद भी नहीं रहती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में रिलेट करके लिखनी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ आए, सबसे बड़ी बात पसंद आने का मतलब है अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर फिर भी कुछ क्वेरीज होती हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है हमेशा कमेंट करें, तो उसी पर क्या होगा, न्यू वीडियोस जो हैं बनाई जाएंगी और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मतलब ये जो पॉइंट होते हैं ना कहने के, वैसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब,
ये हर वीडियोस में सभी कहते हैं, और एक्चुअली मैं सच बताती हूँ, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं बिल्कुल सच बताती हूँ जो भी है कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ अभी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एंड उसमें क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, क्या एडिटिंग होती है, किस टाइप से हमें ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, ज़्यादा लाइक्स लाने के लिए हमें दूसरों की चीज़ों को चुरा कर और कॉपी करके, मतलब समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को, कि फेक चीज़ों से फेमस होना, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे फेमस होने का कोई शौक ही नहीं है सच बताऊँ तो। मेरा मोटिव है कि मैं जितना भी, मैं अपनी एक तो टीचिंग स्किल इम्प्रूव करूँ इसके थ्रू, और टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के साथ साथ जो है मैं लोगों तक, कुछ स्टूडेंट्स तक, मतलब जहाँ तक भी जा सकती है मेरी वीडियोस, मैं उनको हेल्प करूँ कुछ ना कुछ, मतलब मैं हर तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ। बस मेरा मोटिव यही है। तो अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रगल होगा, जो हमारी मेहनत होगी, वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक्स अ लॉट।